अरविंद सर के अभी 30 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं अस्मिता के। जी जी। और ज़िंदगी के उसके आगे का भी सफ़र रहे होंगे, इनके भी गुरु परंपरा से ही आए होंगे या सीखे भी होंगे, तो कोई ना कोई गुरु ज़रूर होगा। तो किनको अपना गुरु मानते हैं, आप उनके बारे में बयान करें। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने रंगमंच पर नाटक बातचीत के लिए बुलाया, क्योंकि मैं हमेशा अक्सर कहता हूँ कि नाटक से जो आगे बढ़ जाते हैं वो हमारे स्टार हो जाते हैं। जबकि नाटक अपने आप में ऐसी परंपरा, नाटक बुनियाद है, तो बुनियाद पर जब हम अभिनेता को जगह देंगे तो वो रंगमंच और ज़्यादा मजबूत होगा। तो क्योंकि अभिनेता केंद्र में है और अभिनेता है इसलिए हम डायरेक्टर हैं। तो मेरा जो डायरेक्टर की पूरी यात्रा है, मूल रूप से मेरा बैकग्राउंड नहीं था, ना मैंने रंगमंच पढ़ा था, ना ही रंगमंच किया था। स्कूल में जब भी करने की कोशिश की तो वो अक्सर जो है लिया नहीं जाता था, तो क्योंकि मैं बचपन में स्पीच इम्पेयर्ड था। तो जब एक बार छठी क्लास के अंदर बोलने के लिए खड़ा हुआ तो जब मैं बोल रहा था शिक्षक दिवस पर, तो स्कूल के बच्चे हंस रहे थे। तो वो हंसी मुझे उस हंसी की वजह से ही मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। परिवार ने मदद किया, बहुत सारी चीज़ें से उससे निकल कर आया। अगर मैं जान नहीं पाता, लोग अक्सर आपकी कमज़ोरियों का मजाक उड़ाते हैं और कमज़ोरी के मजाक में या तो हम उसी तरह से ज़िंदगी भर रह जाते हैं, दब कर रह जाते हैं, या उस कमज़ोरी को दूर कर कर जानकर हम उससे फाइट करते हैं। मैंने लड़ा, आज भी मैं लड़ता हूँ अपने अपनी तमाम कमज़ोरियों से। तो स्कूल में हमें ज़्यादा मौके नहीं थे, लेकिन वो समय था भी नहीं। जब मैं कॉलेज में गया, मैंने इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। इंजीनियरिंग मेरा अधूरा रहा, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे अंदर आदत थी कि कोई भी गलत हो रहा है उसके लिए लड़िए, गलत बात है उसके लिए खड़े हो जाइए। तो वहाँ भी हुआ, अंततः मुझे इंजीनियरिंग से निकाल दिया गया। मुझे 2 साल के लिए डिटेन कर दिया गया। तो जब डिटेन हुआ तो उसके साथ घर वालों के सपने टूट गए, क्योंकि घर वालों ने, मेरे पिता टीचर थे, उन्होंने तो एक मुझे इंजीनियर बनाने का सपना देखा था। और वहाँ से मुझे कठिन ज़िंदगी समझ में आने लगी। पहले तो लगता था कि हाँ, आप कुछ भी कर सकते हैं, समाज में कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं, कि लगता था, गलतफ़हमियाँ थी हमें कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन जब सपना टूटा तो मुझे लगा कि हमारे हाथ में ताकत होनी चाहिए। ताकत क्या है कि आप जब बोलें तो आप डरे ना किसी से। तो मैंने कहा मैं पत्रकार बन जाता हूँ। तो पत्रकार बनने के लिए मैंने अपनी यात्रा शुरू की। और तो उस समय के सारे दिग्गज जितने संपादक थे, ये मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि हिंदी पत्रकारिता के सारे दिग्गज संपादक उस समय थे, जैसे प्रभात जोशी, राजेंद्र माथुर, और जो जिनका नाम सब जानते हैं, एस पी सिंह, जिन्होंने आज तक की शुरुआत की थी, वो उस समय नवाज टाइम्स में थे, जनसत्ता में थे, और तमाम, तो उनके साथ मेरा आना जाना शुरू हुआ। लेकिन और अंततः मैं पत्रकारिता में मैंने काम करना शुरू किया, वो फ्रीलांस, फिर मैं कॉलमिस्ट बन गया। तो 5-6 साल मैंने पत्रकारिता किया। उसके साथ साथ मैं ट्यूशन पढ़ाता था, और ट्यूशन पढ़ाकर फिर मजदूर बस्ती में जाकर मैं नाटक करता था। तो मेरी यात्रा जो है करत करत अभ्यास के वहाँ से प्रारंभ हुई, और अपने अनुभवों से सीख कर मैं आगे बढ़ रहा था। फिर मुझे लगा कि जब मुझे पत्रकार बनना है तो मैं उसी तरफ कोशिश करूँ। फिर एक समय ऐसा आया, मुझे लगा पत्रकारिता भी उसकी सीमाएँ हैं। नाटक में इसलिए कर रहा था कि मैं अपनी बात कहना चाहता था। तो अंततः पत्रकारिता मैंने छोड़ी, मैं टेलीविज़न में चला गया। मैंने 2 साल पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया टीवी के साथ काम किया। ताना बाना एक प्रोग्राम आता था और बहुत सारे न्यूज़ आइटम आते थे, उसके साथ किया। अंततः वही छोड़ा, वापस मैं रंगमंच में आया। तो रंगमंच मेरे बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ख्वाब था कि मुझे करना है। और रंगमंच में आने से पहले मैं 8-10 साल रंगमंच में संघर्ष कर रहा था, ये सब करते हुए। ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ पत्रकारिता कर रहा था या नुक्कड़ नाटक कर रहा था, मैं उसमें भी संघर्ष कर रहा था। और बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स के पास जाता था कि मुझे कर, कोई किसी को जगह देने को तैयार नहीं था। और उस समय भारत में हिंदी रंगमंच में प्रशिक्षण की कोई परंपरा नहीं थी। प्रशिक्षण की परंपरा सिर्फ एलिट लोगों के पास थी, जो अंग्रेजी दाँ थे उन्हीं के पास था, हिंदी भाषा के पास कुछ नहीं था। बस वो शौकिया रंगमंच की एक कल्पना थी। उसके मध्य में कुछ संस्थान थे जो ट्रेनिंग देते थे, वहाँ भी मैं गया। तो एक डायरेक्टर साहब ने, बड़े डायरेक्टर ने मुझे देखा कि, मैंने कहा मुझे आपके साथ ट्रेनिंग लेना है। उनका कि तू शक्ल देखी अपनी भाषा देखी है। हम बहुत देसी थे, देसी शब्द बोलते, सै को शै बोलना, जय को जय, पता नहीं, हमें मालूम नहीं था। हम जिस बैकग्राउंड से आ रहे थे, ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी आए थे, और हमारा जो लग रहा था कि जबरन हम पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने हमें बहुत ही रिजेक्ट कर दिया। तो हम मेरी जनरेशन में बहुत सारे लोग रिजेक्टेड लोग हैं। जो रिजेक्टेड हुए वापस अपने अपने क्षेत्रों में छोटे छोटे काम उसमें चले गए। कुछ लोग जो अड़ गए, रिजेक्शन के सामने झुके नहीं, उन्होंने अपना मुकाम बनाया। मेरी पीढ़ी में जितने भी लोग हैं, वो मुकाम जो बनाया वो संघर्ष के बाद बनाया। तो जब उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया तो मुझे लगा नहीं, मुझे करना है।
तो सब कुछ करते हुए मैंने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के साथ नाटक किए। वहाँ कोई लेने को तैयार नहीं था, डायरेक्टर बहुत सारे उनकी अपनी शर्तें थी, तो हमने कहा हम खुद डायरेक्ट करते हैं, खुद लिखते हैं। तो ये एक तरह से हमारी जो है चलते हुए, कूदते हुए, गिरते हुए यात्रा शुरू हुई 7-8 साल। पीटीआई टीवी के बाद जब मैंने पत्रकारिता के बाद टीवी में गया, जब 93 में जब मैंने पीटीआई टीवी छोड़ा, तो मैं वापस नाटक में आया। मुझे लगा कि मुझे नाटक करना चाहिए, और मुझे था मैं 2-4 साल नाटक सीखूंगा और उसके बाद फिर दूसरा कोई फील्ड चुनूंगा। एक नाटक में जब आया तो फिर नाटक का औखर रह गया। तो जब 93 में मैंने शुरुआत की, बहुत सारे दोस्तों को लेकर प्रारंभ किया, तो ये मेरे जो आपने कहा गुरु, मेरे गुरु में मेरा समाज है, मेरे माँ बाप है, मेरे समय है और ज़िंदगी है जो सिखाती है। मैं अपने समय के सबसे बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया, उनके साथ, जैसे हबीब तनवीर साहब के साथ जो उनका प्यार मुझे मिला, उनकी मोहब्बत मिली, उनके साथ मैंने बैक स्टेज किया, लाइट डिज़ाइन किया, चरणदास चौक से लेकर आगरा बाज़ार तक मैंने उनके साथ रहा। लेकिन उनके समूह में नहीं रहा, लेकिन उनके साथ मैं काम करता रहा, अस्मिता के साथ काम करते हुए भी। तो मेरा ये था कि मैं अस्मिता को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, उसके अपने समय के मास्टर्स के साथ मेरा संवाद था। इब्राहिम अलकाजी साहब भी उस समय दोबारा से प्रारंभ कर रहे थे रंगमंच। इब्राहिम अलकाजी भारत के उन दिग्गज लोगों में से हैं जिन्होंने आधुनिक रंगमंच की स्थापना की, उसको आगे बढ़ाया। हबीब तनवीर और इब्राहिम अलकाजी साहब तो हमारे जिसका जब देश पितामह की तरह हैं। अलकाजी ने दोबारा अपनी दूसरी पारी शुरू की थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में उन्होंने निर्देशक पद से काफ़ी पहले इस्तीफा दिए थे, तो वो रंगमंच छोड़ के चले गए थे। बाद में फिर राम गोपाल बजाज साहब के कहने पर वापस आए। उन्होंने 3 नाटक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल के साथ किए। तो उसके बाद उन्होंने रंगमंडल जब शुरू किए, दोबारा से अपना काम शुरू किया, तो जहाँ पर वो रिहर्सल करते थे, वो नीचे हॉल में करते थे, उसकी छत पर मैं करता था। तो इब्राहिम अलकाजी साहब के साथ भी मेरा वहाँ संवाद शुरू हुआ। तो ये एक मैं सौभाग्यशाली रहा कि अपने समय के दोनों दिग्गजों के साथ में मैंने संवाद किया, उनके काम को जाना, और उनके साथ जो है उनसे बहुत कुछ जो है जाने अनजाने मैंने सीखा भी। तो एक तरह से ज़िंदगी से सीखा, अपने एक्टर सीखा, फिर उन लोगों से सीखा जो मेरी ज़िंदगी में आए। मेरा अभिनेता जब मैंने नाटक करने शुरू किए, तो करने का पहला जो नाटक था हानुश मैंने किया था, भीष्म सानी का नाटक। और हानुश एक कलाकार की कहानी है। एक कलाकार एक घड़ी साज है जो घड़ी बनाता है, और घड़ी बनाने के बाद जो उसको सत्ता एक जगह देती है, और लेकिन उसकी आँखें निकाल लेती है। जब आँखें निकाल लेती है तो वहाँ पर उसके लिए ताकि दूसरी घड़ी ना बना पाए। तो कलाकार की जो रचनात्मक जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा से हानुश के साथ मैं अपने को रिलेट कर रहा था। तो हानुश जब घड़ी खराब हो जाती है, तो फिर उसको घड़ी ठीक करने दोबारा बुलाते हैं। हानुश के हाथ में हथौड़ा होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मेरी ज़िंदगी में हमेशा मेरे दिमाग में रहती है। एक हथौड़ा होता है घड़ी ठीक करने के लिए, कि वो पेच कर रहा, तो वो एक हथौड़ा उठाता है और सोचता है मैं घड़ी को ख़त्म कर दूँ। इस घड़ी की वजह से मेरी आँखें गई हैं, तो घड़ी को मैं ख़त्म कर दूँ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे वो हथौड़ा उठाता है घड़ी को तोड़ने के लिए, नीचे से कोई आदमी चिल्लाता है, वो हानुश तुमने जो बहुत अच्छी घड़ी बनाई थी भाई, पूरे शहर को समय बताती थी, अब बंद हो गई है, इसको तुम ठीक कर दो तो अच्छी बात है। तो हानुश को एहसास होता है कि वो तो बहुत बड़ा काम किया था उसने, लोगों को समय बताकर वो अपनी रचना को तोड़ नहीं सकता है, उसको खत्म नहीं कर सकता है। तो क्रिएटिव आदमी अपना सब कुछ खत्म कर सकता है। क्रिएटिव आदमी के साथ है, सारे संघर्ष के बीच में से भी वो अपने क्रिएशन को खत्म नहीं कर सकता है। तो जब भी मैं कमज़ोर पड़ा, जहाँ जहाँ लगा कि नाटक छोड़ दीजिए, संघर्ष के दौर में, बहुत सारे आर्थिक अभाव में, बहुत सारे सामाजिक दबाव में, राजनीति, बहुत सारी चीज़ों के बीच में जब भी लगा नाटक छोड़ दीजिए, तब वो हानुश हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा, क्योंकि क्रिएटिव आदमी तमाम चीज़ों के बावजूद अपने लगा रहता है। तो ये पूरी एक यात्रा जो है, जो प्रारंभ की मैंने बताई, तो समय ने गुरु होता है, वो सबसे बड़ा है। और जो सबसे बड़ा एक और मैं जो एक बहुत अहम बात जो अस्मिता की शुरुआत की में रही, जब नाटक कर रहे थे हानुश को, पहला ही नाटक था। नाटक के सुबह एक मेन एक्टर जो एक बड़े बड़े संस्थान का एक्टर था, उसने कहा मुझे पैसे दीजिए, नहीं तो मैं नाटक नहीं करूँगा। हमने मिलकर ग्रुप बनाया था, 15-20 लोगों ने मिलकर उनको सबको लेकर मैंने बनाया था। तो उन्होंने जब डिमांड की, तो पैसा नहीं है, जब आएगा तो सबके लिए आएगा, सबके, हम सामूहिक लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं। उसने कहा नहीं, उसने कहा मैं नाटक नहीं करूँगा। उसने नाटक के दिन में छोड़ दिया। और हमारे 5 शो अनाउंस थे श्री राम सेंटर बेसमेंट में, और भीष्म सानी भी उसमें आने वाले थे, तमाम बड़े बड़े लोग उसमें आने वाले थे। तो दिक्कत आ गया। तो वहाँ मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो शिक्षा थी उस दिन मैंने सीखी कि कोई काम रुकता नहीं है, और आपके अंदर हिम्मत हो। मैंने अपने एक्टर से कहा मैं नाटक करना है। नाटक जब प्रारंभ हुआ तो सारे एक्टर मंच पर गए, जैसे आप बैठे हुए ऐसे सामने बैठे,
खड़े हुए और मैंने हाथ जोड़ कहा कि आज नाटक है, लेकिन हमारा जो हानुश कर रहा था उसने नाटक छोड़ दिया और हम नाटक करेंगे। और ये अभिनेता स्क्रिप्ट पढ़ के करेंगे, इनका चरित्र मैं स्क्रिप्ट पढ़ के करूँगा, मैं एक्टर नहीं हूँ, लेकिन हम करेंगे। और दर्शकों ने बहुत ही प्रोत्साहन दिया और हमने 5 नाटक इसी तरह से किए कि स्क्रिप्ट पकड़ कर किए। और नतीजा क्या कि वहाँ से हमने एक सबक सीखा कि आप निर्भर मत रहिए, आप अपने खुद के अभिनेताओं को प्रशिक्षित कीजिए ताकि वो आपके हिसाब से कर सकें। तो हमने अपने अभिनेताओं को, नए अभिनेताओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया और उसमें पहली जो हमारी जनरेशन थी उसमें दीपक डोबरियाल, मनोज चड्ढा, ये तमाम एक्टर नए लोग आए, उनको हमने ट्रेन करना शुरू किया। और हमने एक बात ध्यान रखी कि हम किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। हम रंग के आधार पर, शक्ल के आधार पर, कद के आधार पर, आर्थिक आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। और ये भारतीय रंगमंच में इस बात ने, अस्मिता ने ये सबसे बड़ी शुरुआत की। आज किसी भी थिएटर ग्रुप में, भारत के किसी थिएटर ग्रुप में किसी को कोई रिजेक्ट नहीं करता। ये प्रारंभ जो हमने 30 साल पहले कर दिया था। तो ये अपने आप में रंगमंच के अंदर जो परिवर्तन आ रहे थे, हम उसके साक्षी थे। प्रशिक्षण पहले सिर्फ जो शौकिया स्तर पर होता था, अगर अब मैं नाटक कर रहा हूँ, उसको ले लिया, तुम ये कर लिए, तुम ये कर लिए, इसके बांट दी जाती थी और बैठ जाते थे तयशुदा चरित्र करके। हमने इसको बंद किया, नहीं, सब करेंगे। और एक प्रशिक्षण का तरीका अपनाया कि आप ट्रेनिंग लीजिए, काम कीजिए, हम मिलके करेंगे। और हर किसी के अंदर प्रतिभा होती है। ऐसा नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं दुनिया भर में काम किया, बहुत जगह बहुत सवाल हुए। एक सवाल बहुत कॉमन पूछा जाता है कि टैलेंट कैसे, क्या टैलेंट जन्मजात होता है या पैदा किया जाता है टैलेंट? तो मैंने हमेशा कहा कि मैं दूसरों के अनुभव पर नहीं जाता, मैंने जो ज़िंदगी में अनुभव लिया उसके आधार पर जाता हूँ कि हर एक व्यक्ति के अंदर टैलेंट है, सिर्फ उसको चाहिए मौका, चाहिए मौका मिलते के साथ ही वो खिल जाता है। हमारा समाज ऐसा समाज है जहाँ पर मौके बहुत कम है, और जिस क्षेत्र में आप हैं उस और भी मौके कम है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले से स्थापित लोग हैं वो दूसरों को आने नहीं देते हैं। तो अवसर हर एक को मिले तो कोई भी खेल सकता है। अब भाषा या जो आपका जो आर्थिक बैकग्राउंड है या आपके जिस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं वो बिल्कुल महत्व नहीं रखती है कि, और ये समाज ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ सबको जो है मौके मिले। तो हमने सबको मौके देने के लिए अस्मिता में तय किया हर कोई होगा। हम किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं, हम उसको ये नहीं करते कि भैया तुम रिजेक्ट हो गए, तुम ये नहीं हुआ, या हम किसी को ये नहीं कहते तो कुछ नहीं कर सकता। क्यों, मैं खुद इस बात का शिकार हो गया था कि कुछ नहीं कर सकते, अपनी शक्ल देखिए। मैंने कभी, हम नहीं करते हैं, हर को कहते हैं क्या करिए, मौका देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर है कि वो कितना मेहनत करके आगे बढ़ता है। तो ये हमारा अस्मिता का। और नतीजा क्या हुआ, जब हमने हिंदी क्षेत्र में इसकी शुरुआत की तो आधिपत्य टूटा अभिजात्य लोगों का, दिल्ली में और बम्बई में भी आधिपत्य था अभिजात्य लोगों का, जो अंग्रेजीदार थे, जो एलिट थे, जो जिनको लगता था कि सिर्फ उनकी बपोती है रंगमंच, वो जो कहेंगे वो सही होगा, बाकी चीज़ें ये जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से या मध्यम परिवार से आ रहे हैं ये कुछ नहीं कर सकते। तो ये भ्रम तोड़ा हमने, और तोड़ा हमने क्लासिक्स को करके। हमने नाटकों की शुरुआत जो बहुत क्लासिक्स से की, तो ये अनुभव ने सिखाया और अपने समय के तमाम लोगों ने सिखाया। और मुझे लगता है कि आज भी मैं ये कहता हूँ कि अभिनेता है तो मैं हूँ, और कहीं ना कहीं जो अभिनेता है, जो नए छात्र हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको निर्देशक बनाते हैं, तो वही आपके गुरु भी हो जाते हैं। ट्रू जी, शुक्रिया। हमारे भारत में मतलब वैदिक परंपराओं में आप सुने होंगे भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और हठ मार्ग, मतलब हठ योग भी एक होता है, भक्ति योग भी होता है, एक कर्म योग भी होता है। तो मैंने 10 साल के अंदर मैंने ऐसे लोगों को भी जाना है कि कोई एक्टर बनने के लिए आया था और कभी मुझे असिस्ट करता था, कभी कहता था कि असिस्ट भी कर लूँगा, और मैं एक्ट्रेस के तौर पे उसको इसलिए नहीं मतलब देता, मौका देता था क्योंकि मुझे से मेरे पास जो कैरेक्टर होते थे उसमें कभी सेट नहीं होते थे। तो देखते देखते वो एक भारत की बड़ी बड़ी सिनेमा उन्होंने लिख दिया और वो फिल्म बन भी गई, बड़े स्टार के साथ हो भी गया, वो फिल्म बन भी गई। तो आप वैसे डरने की भी जरूरत नहीं है। कई बार आपका सिनेमा के प्रति प्रेम जो है ना, तो भक्ति मार्ग के जरिए भी आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, पा सकते हो, अभी जो चीज़ आपको मिली नहीं है। कई बार आप कर्म योग से बहुत मेहनत करके भी चीज़ों को पा सकते हो। कई बार आप हटिए अगर है ना तो जीत पकड़ लिया ना तो भी आप पा सकते हो। तो डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम लेता है उसको शेप लेने के लिए, जो हमारे 10 साल के सफ़र में मैंने ये चीज़ को सीखा है। और दूसरी बात मैं अभी सर के साथ जानना चाहूँगा कि
जो ज़्यादातर सोशियो पॉलिटिकल चीज़ें करते हैं, और इवन इन्होंने शुरुआत भी इन्होंने कहा अभी कि झोपड़पट्टियों में से छोटे छोटे प्ले करके इन्होंने शुरुआत किया। और बहुत सारे ऐसे इनके मैं शोज़ देखता रहता हूँ, चाहे वर्सोवा विलेज में हो, चाहे कहीं भी ऐसे जो रूरल एरिया या थोड़ा सा बैकवर्ड एरियाज होते हैं, वहाँ पर जा जाके इनके टीम काम करते हैं। वहाँ पर लोगों के अंदर बहुत सारे चीज़ें करते हैं। वो कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हैं, थीम्स कैसे चूज करते हैं, आपका जो वो एक सेक्शन काम करता है वो कैसे काम करता है? इससे टैलेंट भी तैयार होते हैं, मतलब सीधा जाके वो एक जगह पे जाके परफॉर्म करते हैं, तो उनके ऊपर भी एक स्ट्रेस रहता होगा जी। ये सवाल बहुत लंबी पृष्ठभूमि का है। हाँ। अस्मिता दो स्तर पे काम करता है। हम बस्तियों में जाकर, मोहल्ले में जाकर नाटक करते हैं, स्कूलों में, कॉलेज में करते हैं, और हम मंच पर भी नाटक करते हैं। और तीसरा काम हमारा हमारा ये कि हम अभिनेताओं को प्रशिक्षित करके उनको आगे ज़िंदगी तैयार करते हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उस पीढ़ी से हूँ जिसने भारत में परिवर्तन होते हुए देखा है, चाहे अपने बालपन से, चाहे बड़े होकर, चाहे अब। मैंने 1975 का आपातकाल का दौर देखा। मैं स्कूल में था, उस समय की बहुत सारी चीज़ें देखी, और वहाँ भी एक विद्रोह, तमाम घटनाओं सुनते सुनते लगा कि ये क्या हो रहा है। तो मेरे बचपन से जब मैंने 71 के जब हवाई जहाज़ ऊपर से जाते थे और घरों की लाइटें बंद कर दी जाती थी, वो दौर ही मैंने देखा। तो मैं तमाम 75 से लेके 84 जो भारतीय इतिहास में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उसके मध्य में रहा हूँ मैं। 84 के दंगों के बीच में था मैं, जहाँ पर मैं खुद मुश्किल से भीड़ से बचा था। उससे पहले जब पंजाब का असंतोष चल रहा था, उसके बीच में मैं पंजाब में आना जाना था। अब बाद में जब मंडल कमंडल का हुआ, आपकी पीढ़ी शायद मंडल कमंडल को नहीं जानती है, और लेकिन जैसे ये सब जो जिस समय पूरा एक आंदोलन चल रहा था बाबरी मस्जिद को लेकर और मंडल आयोग के लेकर, उसके बीच में मैं पत्रकारिता के साथ जुड़ा हुआ था। तो वहाँ भी मैंने मध्य में रहकर, बीच में रहकर उन सब चीज़ों को जाना, समझा और उसको बहुत गहराई तक देखा। भारत में बहुत सारे आंदोलन हुए, उन आंदोलनों के बीच में मैं रहा। तो उन आंदोलन के बीच में जैसे भ्रष्टाचार का आंदोलन था, उसमें अस्मिता थिएटर ग्रुप ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। निर्भया का आंदोलन था, तो ये उस पर राष्ट्रपति भवन पर भी अस्मिता ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। चाहे किसानों के आंदोलन हो, मजदूरों की बात हो, आदिवासियों की बात हो, छात्रों के आंदोलन हो, या यूपीएससी का आंदोलन हो, तो वहाँ पर, या डोमेस्टिक वर्कर्स की लड़ाई हो, वहाँ भी हमने अपनी भूमिका, और हम सड़क पर साथ रहे। और सबसे बड़ा जी एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए हमने काम किया। सड़क पर हम लोग लड़े और उसके लिए कानून में बदलाव आने में बहुत मदद हमने काम किया तमाम। तो अस्मिता एक नाटक ग्रुप नहीं रहा है। हम अपने समय के साथ दखल देते रहे, जो कुछ भी वहाँ हो रहा था समाज में, वहाँ पर उसमें साथ खड़े रहे। लेकिन इसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये कि हमने अपने समय के साथ हम चले, लेकिन हमने किसी पार्टी का झंडा नहीं लिया। ये बहुत स्पष्ट है कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं थे। हमारा विरोध किसी पार्टी से नहीं रहा, हमारा विरोध सत्ता से नहीं रहा, हमारा विरोध उस व्यवस्था से रहा जो व्यवस्था लोगों को उनके हक नहीं देती है। ये संविधान के पहले पन्ने पर जो लिखा हुआ है, समानता अधिकार, न्याय का अधिकार, या हमें सबको जो है डिग्निटी के साथ जीने का हक, तो वो हमें, उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। उसके लिए लड़ाई ये नहीं कि हमने किसी के खिलाफ नारे लगाए, हम उसके लिए काम किया, ज़मीन पर काम किया। तो वहाँ पर नुक्कड़ नाटकों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। नुक्कड़ नाटक अस्मिता के, यहाँ तक कि दिल्ली में जो अभी 2020 में दंगे हुए, उन दंगों के मध्य में भी हम काम कर रहे थे। हमारे जो लोग घायल थे या चीज़ों को ज़रूरतें थी, वहाँ भी हम उन कर रहे थे। तो या देश में कहीं भी कोई छोटी मोटी घटना होती है, उसमें अस्मिता काम करता रहा। लेकिन तो यानी कि हमने कलाकारों को समाज से जोड़ा, समाज उनको जो है हमने झंडों से नहीं जोड़ा। जैसे मुझसे पहले जब नुक्कड़ नाटक होता था, नुक्कड़ नाटक पहले राजनीतिक नाटक था। यहाँ पर इप्टा का नाम आपने सुना होगा, और इप्टा के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने विंग थे, कल्चर जो उस पार्टी के लिए काम करते थे। निसंदेह नुक्कड़ नाटक आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका रही, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन जब मैंने करना शुरू किया, जब मैंने जो है अस्मिता से पहले 7-8 साल पहले करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं सिर्फ झंडा उठाकर और मुट्ठी तानकर क्रांति नहीं ला सकता हूँ। ये सब बहुत भ्रम की बात है। आपने मुट्ठी उठाई, एक नाटक के अंत में मुट्ठी उठा दी, एक पत्थर उठाया, सिनेमा में भी उस समय चल रहा था, पत्थर उठाया, फेंक दिया, शीशा तोड़ दिया, परिवर्तन नहीं हो सकता है। परिवर्तन आप व्यक्ति के अंदर से होता है। अगर मैं कुछ समझ पा रहा हूँ तो मैं शायद समाज में परिवर्तन कर सकता हूँ। तो हमने व्यक्ति पे काम करना शुरू किया, तो हमने विषय बदले, हमने लोगों की ज़िंदगी से विषय, सब्जेक्ट को लेना शुरू किया।
आसपास के सब्जेक्ट लेने प्रारंभ किए। मैं यहाँ बैठा हूँ, घर सड़क पर निकलता हूँ, सड़क पर जो घटनाएं मुझे दिक्कत करती हैं उनको लेना शुरू किया, घर के अंदर लेना शुरू किया, घर के छोटी छोटी बातों लेना शुरू किया। इसलिए हमारे नाटकों के विषय जो है बदल गए। हमने डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर एसिड अटैक, एब्यूज़, वृद्धावस्था की समस्या, सड़कों पर लड़ाई झगड़े, मौसम, जो तमाम या एनवायरनमेंट, जब तमाम विषयों पर हमने करना शुरू किया। और यहाँ तक कि हमने उन सब्जेक्ट को भी लिया जिसको उस समय नहीं लिया जाता था। LGBT की पूरी फाइट में जिंदा खड़ा रहा। हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से तमाम हम खड़े रहे और प्रथम पंक्ति में खड़े रहे, क्योंकि कोई भी सोसाइटी जो मार्जिनलाइज है वहाँ पर आवाज़ को उठाने का काम नाटक करता है। तो हमने वो काम किया। तो नतीजा क्या, नाटकों के विषय जैसे बदले, समाज के पास आ गए। जो पिछले 30 सालों में नुक्कड़ नाटक सिर्फ जो मुट्ठी उठा क्रांति करके किसी पार्टी का झंडा उठाने के बाद सामाजिक आंदोलन बन गया और घर घर तक, मोहल्ले तक पहुँचाने, स्कूल कॉलेज तक पहुँचाने में आज हर स्कूल कॉलेज के अंदर नुक्कड़ नाटक टीम है। तो उसमें अस्मिता की सबसे पहली भूमिका है। उसका मुझे नुकसान ही हुआ। जो मेरे से पहले स्टैब्लिश लोग थे उन्होंने जो है मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोला, कहा कि नुक्कड़ नाटक को बर्बाद कर रहा है अरविंद को, और काफ़ी कुछ हुआ। लेकिन अंततः समाज ने हमें ही एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमें लगता था कि जब तक हम दिल की बातें नहीं करेंगे, यूथ की बात नहीं करेंगे, हम इसको हम कह देंगे क्रांति योग नहीं हो सकता है। तो ये हमने जो है अलग अलग विषयों पर लिए। तो हम ये जो करते, जैसे अभी यहाँ बैठा हूँ, इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में मेट्रो स्टेशन पर मेरे 80 एक्टर हैं, वहाँ पर 50 परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी लोग मैनेज कर रहे हैं। तो अभी इसके बाद आज दिल्ली में 4 जगह हमारे नुक्कड़ नाटक हैं और इतनी ज़्यादा नुक्कड़ नाटकों की मांग रहती है कि हमारे यहाँ कर दिया, हम पूरी मांग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास भी अपने मंच के नाटक की भी है, उसका प्रशिक्षण भी है। तो हम लगातार समाज के बीच में रहते हैं, समाज की चीज़ों में जानते रहते हैं, समझते रहते हैं, वहीं से हम सीखते रहते हैं कि नए विषय पर किस पे काम करें। जो लगता है जैसे नए नए विषय आ रहे हैं, हमें लगता है कि अगर मान लीजिए साइबर क्राइम का सवाल है तो हम उस साइबर क्राइम पर भी नाटक करें, लोगों को अवेयर करेंगे। अगर जैसे लॉकडाउन के बीच में मेंटल हेल्थ की सवाल था, हमने उस पर भी किया। तो तमाम जो विषय जो हमारे आसपास के उस पर नाटक करते हैं और दूसरे की ईमानदारी से काम करें। और सबसे बड़ी बात ये कि हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। जी, अस्मिता की जो आज तक की सबसे बड़ी ताकत है कि इस देश में ज़्यादातर लोग जो है सरकारी ग्रांट पर थिएटर चलाते हैं और सरकारी ग्रांट पर, और यही वजह है, मैं इस बात को महत्वपूर्ण बात ये है कि लोग कहते हैं कि नाटक में पैसा नहीं है। आगे से अगर कोई आपको कहता मिल जाएगी नाटक में पैसा है तो झूठ बोलता है। नाटक में बहुत पैसा है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार सेंटर से लेकर स्टेट बहुत पैसा देती है और इतनी सारी योजनाएं हैं कि वो सारी योजनाएं अभिनेता के लिए, अभिनेता को एक आधार देने के लिए, उसकी बेसिक ज़िंदगी की ज़रूरत पूरा करने के लिए अगर 4-5 साल आपको हो जाते हैं नाटक में तो आप सरकार से बहुत सारी गारंटी ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे फेस्टिवल हैं, फेस्टिवल्स के लिए, महोत्सव के लिए बहुत पैसा सरकार के पास है लेकिन वो पैसा जाता कहाँ पर है? जो ग्रांट लेते हैं वो अभिनेता तक पैसा नहीं जाता है, वो पैसा जो है निर्देशक तक रह जाता है, निर्देशक के इर्द गिर्द के लोगों तक रह जाता है और नतीजा क्या होता है, पानी इधर कोई बात नहीं तो वो अभिनेता तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो करप्शन, जो लोग करप्शन के खिलाफ नाटक करते हैं, ईमानदारी की बातें करते हैं मंच पर, वो अभिनेताओं के साथ बहुत बड़ा करप्शन करते हैं। तो रेपेटरी बहुत सारी है, लेकिन ज़्यादातर निर्देशक जो है अभिनेता को एक सीमित चीज़ें देकर उससे आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसफर एकदम जो है ट्रांसपेरेंट होना, वो रंगमंच में सबसे बड़ी समस्या है। और इसीलिए हमने तय किया हम कोई ग्रांट नहीं लेंगे, हम कोई पेपर का पेट नहीं भरेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, कागजों में सीए से करवा कर हम जमा नहीं करेंगे, हम किसी को बीच में पैसा नहीं, हमने तय किया। और यही वजह अस्मिता 30 सालों में हमने एक पैसा सरकार से नहीं लिया है। हमने जो कुछ भी किया खुद काम किया है। हम सुबह से शाम तक जो है काम करते हैं, थिएटर वर्कशॉप करते हैं, मैं कॉलेजों में, स्कूलों में जाकर पढ़ाता हूँ, करता हूँ। वो वहाँ से जो पैसा आता है उससे हमारा खर्चा चलता है, हमारे नाटक चलते हैं, हम टिकट बेचते हैं ऑडियंस को, वहाँ से हमारा आता है। इस सरकार से नहीं लेते। क्यों? सरकार से, मैं हमेशा कहता हूँ, सरकार को से जो पैसा लिया जा रहा है अभिनेता तक पहुँचना चाहिए, लेकिन अभिनेता तक नहीं पहुँचता है।
तो ये नहीं पहुंच पाता है। इसी वजह से भारत में आज भी अभिनेता जो है अन्य माध्यमों की तरफ जाता है। क्यों जाएगा माध्यम, क्यों जाना चाहिए? आप रंगमंच में उसको इतनी जगह क्यों नहीं देते हैं सर? ये आप चेक कीजिए सारे मिनिस्ट्री के सारे वेबसाइट पर जाकर कितने लोगों को पैसा मिलता है, और फेस्टिवल के नाम पर बेनता है, बहुत कुछ है। तो वो जो अगर वो जिस दिन वो सही हो जाएगा उस दिन अभिनेता को ये जो है छोटे छोटे जो संघर्ष होते हैं वो नहीं करने पड़े, वो सम्मान के साथ और ज़्यादा रंगमंच करेगा, टिकेगा। उसको घर वालों को डांट नहीं कि अब क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है तो आगे क्या होना है, आगे क्या है, कर लिया वो नाटक, हाँ तेरा क्या भाई, तेरा डायरेक्टर के पास तो घर है, उसके पास तो ये है, तू क्या करेगा, उसके घर पे टेंट लगाएगा जाकर क्या? तो ये जो डांटें पड़ती हैं घरों से, घरों की इनसिक्योरिटीज़, माँ बाप की इनसिक्योरिटीज़ है, वो शायद बंद हो जाएगी। और इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा कि भारत में कल्चर पॉलिसी होनी चाहिए। इतने साल आज़ादी के हो गए, 75 साल का हम जश्न मना रहे हैं, अभी तक हमारे पास कल्चर पॉलिसी नहीं है। तो कल्चर पॉलिसी न होने की वजह से जो सही हाथों में चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं है। और उसके लिए बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं कहता हूँ हमेशा कि उसके लिए हमारे जो कला के जो दिग्गज हैं, ये जो दिग्गज लोग हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, जिन सरकार से सारी सुविधाएं ली लेकिन वो अगली पीढ़ी तक उसको नहीं पहुंचाई, वो सारे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपना सब कुछ कर लिया, अपना नाम ले लिया, अपने तमाम जो है पद्म भूषण से ले तमाम अवार्ड ले लिए, तमाम जगह विजिट कर लिया। उन्होंने अगली जनरेशन के लिए क्या काम किया, ये सबसे मेरा पहला सवाल होता है कि हमारी पिछली पीढ़ियों ने क्या काम किया है। यहाँ सवाल राजनीतिक नहीं है, सवाल बहुत जेन्युइन है, क्यों नहीं किया उन्होंने? जब वो कामयाब हो गए तो क्या उनको नहीं था कि वो अपने अगले आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ें? ऐसा नहीं कि हमारे जो कलाकार संसद के अंदर नहीं बैठे उनमें कलाकारों कितने लोगों ने अब वास्तव में रंगमंच की समस्या को लेकर बात की, कभी कलाओं की समस्या को लेकर बात की? नहीं की उन्होंने अपने लिए की। वो बैठ गए लेकिन आगे काम नहीं किया। करना चाहिए। क्यों हमारे पास आज भी ऑडिटोरियम नहीं है? हमारे रिहर्सल की स्पेस क्यों नहीं है? क्यों अभी भी जो ऑडिटोरियम्स है दिल्ली और चंद ऑडिटोरियम्स ही हैं? ये बहुत बड़ी बात है कि ये पिछले 7-8 सालों में जो नई पीढ़ी आ रही है उसने अपने लिए नए रास्ते खुद बनाए हैं कि नए अल्टरनेटिव स्पेस बनाए हैं। जैसे स्पेस ये है या आसपास बहुत सारे स्पेस बने, तो नए छोटे छोटे जो जगह बनी है उसने एक पूरा तंत्र जो था उसको तोड़ा है। आज जो बम्बई में आने के बाद कलाकार जो इधर उधर भटकता नहीं है, वो लगता है चलो रंगमंच करो, नाटक करो, कुछ नहीं करे। तो ये जो प्रारंभ हुआ ये बहुत बड़ी बात थी ये, लेकिन वो प्रारंभ भी हुआ कुछ लोगों के अपने इनिशिएट करने से। जैसे अस्मिता ने किया, अस्मिता लगा कि दिल्ली बम्बई बहुत सारे हमारे अभिनेता जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे जो प्रशिक्षण बिना जाते हैं, प्रशिक्षण वाले भी जाते हैं, लेकिन क्या करें उनको पता नहीं होता। तो एक जगह पर जहाँ हमको घर जैसा लगे, घर जैसा कि यहाँ अपना घर है, आइए। कि मुझे पता है कि जो कॉमर्शियल मार्केट होता है, कॉमर्शियल चीज़ें होती है, वहाँ पर जो है उसकी अपनी शर्तें होती हैं। वहाँ आप उसमें फिट हैं तो ठीक है, नहीं तो आप एक साइड में कर दिए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे इसलिए प्रारंभ किया और बहुत सारे लोगों ने इसी तरह छोटे छोटे प्रयास किए। तो ये तंत्र टूट रहा है और टूटेगा, क्योंकि कोई भी तंत्र जब बहुत ज़्यादा झरझर हो जाता है, बहुत ज़्यादा करप्ट हो जाता है, टूटता ही है। जैसे जो कल्चर पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, बहुत सारे सरकार के सिस्टम है, लेकिन उनकी लोगों तक पहुंच नहीं होती है, चाहे ग्रांट से लेके पैसा देने से लेके सब। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जैसे अब एक बहुत ही जो मेरा प्रिय विषय है और मुझे लगता है उसको बात होनी चाहिए। हमने से पूरे देश भर से 25 लोगों को हम नाटक का प्रशिक्षण देते हैं, या उसके कुछ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हमने जो बेंगलोर में इधर उधर 2-3 खोल दिए। 75 सालों बाद पूरे देश भर के अंदर एक ही प्रशिक्षण संस्थान क्यों है? और वो भी एक संस्थान जिसमें सारी भाषाओं के बच्चे आते हैं। तमिल का बच्चा भी है, मद्रास से भी, वो जो है उड़ीसा का बच्चा भी आएगा, और कलकत्ता से भी आएगा, इधर कन्नड़ का बच्चा भी जाएगा, भोजपुरी बोलने वाला भी बच्चा वहाँ पर जाएगा। और फिर जाने के बाद हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहते हैं उसको। उसका राष्ट्रीय चरित्र ये है कि आप सब अपनी भाषा, अपनी बोलियाँ बोलकर आप एक हिंदी सीख, हिंदी में नाटक करिए। प्रशिक्षण आप अंग्रेजी में दे रहे हैं, आप नाटक हिंदी में करा रहे हैं। क्यों नहीं वो बच्चा जो कन्नड़ का बच्चा कन्नड़ में क्यों नहीं सीखे, बांग्ला का बच्चा वहाँ कैसे, भोजपुरी बोलता है बच्चा वो क्यों नहीं जो अपने इलाके मुंगेर के अंदर या अपने क्षेत्र के अंदर वहीं पर वो क्यों नहीं प्रशिक्षण ले, या गुजराती का बच्चा वहाँ क्यों ना ले? क्यों हम उसको एक राष्ट्रीय नाम पर लेकर वहाँ जाते हैं? और एक और सबसे बड़ा कि अब जब डॉक्टर बनते हैं,
ये लोगों को बहुत ही चुभने वाला, बहुत ही तीखा सी बात है। डॉक्टर बनते हैं क्या? डॉक्टर की तैयारी के लिए, एग्ज़ाम के लिए, कुछ के लिए क्या पहले आप डॉक्टर का पहले कहीं ट्रेनिंग लेते हैं क्या? कि आपने मैं 5 साल नाटक मैंने जो है डॉक्टर बना, फिर मैं डॉक्टर के लिए परीक्षा MBBS के लिए परीक्षा दूंगा? या जब इंजीनियर बनते हैं तो इंजीनियर बनने के लिए क्या आप पहले किसी इंजीनियर के साथ काम करते फिर इंजीनियर बनते हैं? और उसके लिए आप ठीक है तैयार के पहले आपका 4-5 साल आपका ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। और ट्रेनिंग कौन देता है? छोटे ग्रुप देते हैं, सारे थिएटर ग्रुप देते हैं। नतीजा आप जो चुनने की परंपरा, आप क्यों नहीं हर जगह हर व्यक्ति को हर